भ्रष्टाचारी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। रिश्तेदारी उसके साथ है जो समाज के लिए काम करता है, समाज के लिए सोचता है। तो मैं अपनी बात सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरी सोच इस संगठन को बनाने की केवल यही थी कि जो मैं मीडिया में अकेला नहीं कर पा रहा था वो मैंने संगठन के माध्यम से करने की सोच रखी। केवल इस संगठन का काम अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना नहीं है साहब, ये इसका केवल 20% हिस्सा है। इसका 80% हिस्सा शिवाजी मैं आपको बताना चाहूंगा, कैप्टन साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, जन कल्याण है। अभी हम लोग एक यूनिवर्सिटी में चर्चा कर रहे थे, उसके जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने मेरे को एक ऑफर दिया कि रमेश जी इस संगठन का जो मैं सोच देखा है, संगठन से जो आप लोगों से बात करने के बाद मैंने जो एनालिसिस किया है तो ये देखा है कि इस संगठन इस देश का सबसे बड़ा संगठन बन सकता है। और उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूं। मैंने कहा सर बताइए। उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि हमारे 200 टीचर्स हैं, 200 प्रोफेसर हैं हमारे पास, और आप इस संगठन में एक एजुकेशन हेड बनाइए, डोनेशन का एक हेड बनाइए एजुकेशन का। हमारा हर एम्प्लॉई हर महीने 1% अपने सैलरी का इस संगठन को डोनेट करेगा, और जो बच्चे हायर एजुकेशन में या किसी एजुकेशन में गरीब बच्चे, जरूरतमंद बच्चे जाते हुए रह जाते हैं सिर्फ पैसे की वजह से, उन बच्चों को इस संगठन के माध्यम से मदद की जाएगी। और मैं जितना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करा पाऊंगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े कंपनीज हमारे साथ CSR के साथ जुड़ी हुई हैं, उन सारी कंपनीज का फंड मैं इस संगठन में करवाऊंगा, और हम इस संगठन के माध्यम से उन बच्चों को भी साक्षात शिक्षित करेंगे, उनको वो हक दिलाएंगे जिसके वो हकदार हैं, जो सरकार नहीं कर पा रही है। मोटिव मिल गया ना सर, कितना अच्छा मोटिव मिल गया, कितनी बड़ी बात मिल गई। और आप लोगों को बता दूं ये संगठन ATG में रजिस्टर्ड है, इसके अंदर दी गई हर डोनेशन आपको इनकम टैक्स में रिबेट देती है। अभी हम इसको FCRA में भी रजिस्टर्ड करा रहे हैं। फॉरेन से भी अगर कोई आदमी इस संस्था को फंड देता है तो उसको भी इनकम टैक्स वहां के रूल्स के अकॉर्डिंग डोनेशन जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के साथ इस संस्था को लेकर चल रहे हैं, और जितने भी यहां पर लोग जुड़े हुए हैं साहब, ये सारे के सारे लोग अनुभवी लोग हैं। कैप्टन जयसीराम सर, आप सर आपका अपना अनुभव है, आप सब लोग अपने अनुभव हैं, आप सबके गर्ग साहब हमारे राजकुमार सर के अपने अनुभव हैं। मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि जब मैं बात कर रहा था न्याय और भ्रष्टाचार से लड़ने की, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किन लोगों को अपने साथ लेकर चलूं। ये 3 साल पहले मैंने संगठन बनाया था सर, 20 मार्च 2021 को मैंने संगठन का रजिस्ट्रेशन करा दिया था, लेकिन मुझे 2 साल 2.5 साल तक तो समझ नहीं आया कि मैं करूं कैसे। मेरा मोटिव तो बड़ा क्लियर था, अन्याय और भ्रष्टाचार से लड़ना है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किन लोगों को अपने साथ लेके आऊं, क्योंकि हर साख पे उल्लू बैठे हैं, भरोसा करें भी तो कहां। अधिकारी बोले अरे रमेश जी बोलो कैसे सेटल करनी यार, खत्म करो ना बात। कर्मचारी हाथ जोड़े, भाई साहब बाबूजी मेरा ध्यान रखना, मैं बड़ा गरीब आदमी हूं। सच बात है। बड़े बड़े अधिकारी नेताओं का प्रेशर दिखाएं कि भाई साहब क्या करें, हम तो मदद आपकी करना चाहते हैं लेकिन आका जी ऊपर बैठे हैं। ये बहुत खराब व्यवस्था है साहब। तो ऐसे में मुझे 2 साल तो ये सोचने में लगे कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं पिछले साल जून जुलाई में इसका मैंने कार्यक्रम शुरू किया, और मैंने गांव गांव में इसकी मीटिंग्स करना शुरू की, लेकिन मीटिंग्स में वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। वो चीज जो चाहिए वो लोग आ नहीं रहे थे। तो मेरे को फिर वो आवश्यकता आविष्कार की जननी वाला डायलॉग याद आया कि बेटा तुझे करना तो है तो फिर कैसे करना है, पीछे तो हट नहीं सकता, भाग सकता नहीं, इसको छोड़ सकता नहीं, अब करना कैसे है। मेरे पिताजी मुझे 2 चीजें सिखा के गए अपनी जिंदगी में। पहली कि अगर जिंदगी में अगर आपको व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने की ताकत ना हो तो शिकायत मत करना, शिकायत मत करना कि ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है। अगर व्यवस्थाओं को बदलने की ताकत ना हो तो मुंह बंद करके चुपचाप अपने घर पे बैठना, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, शिकायत करने को कोई अधिकार नहीं साहब। अगर हम लोग व्यवस्थाओं को जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर ले तो फिर शिकायत करने का अधिकार नहीं। भाई साहब की बात बहुत अच्छी लगी कि जो भाई साहब ने जैसे बोला कि जैसे जिसने जो बोला, अच्छा भाई साहब बिल्कुल थैंक यू जी, बिल्कुल जी थे, वो खुश करने वाली प्रवृत्ति बंद कीजिए, सवाल कीजिए, पूछिए कि आप मेरे लिए क्या करेंगे। हम एक फिल्म देख के आते हैं,
1000 करोड़ का बिजनेस वो फिल्म कर लेती है। कौन सी फिल्म थी साहब? शाहरुख खान की भी फिल्म आई थी थोड़े दिन पहले, जो भ्रष्टाचार और करप्शन पे फिल्म बनाई थी उन्होंने, उसका नाम था जवान। 1000 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया उस फिल्म ने, सिर्फ इस सवाल के लिए कि देश के अंदर भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार को लड़ने के लिए एक आदमी तैयार है। बस कितना सर? क्या फर्क पड़ा सर उस फिल्म से? बताइए, कहां भ्रष्टाचार मिट गया? एक भी आदमी जागरूक हो गया? नहीं हुआ साहब। 1000 करोड़ रुपए का कारोबार करके शाहरुख खान इस देश के अमीर लोगों की श्रेणी में ऊपर पहुंच गया और हम लोग ताली बजा के हॉल से वापस परिवार के साथ आगे बोले बहुत बढ़िया फिल्म, मजा आ गया। मैं उस आदमी से पूछना चाहता हूं कि जब तेरे पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा होता है, सड़क के ऊपर गलत काम हो रहा होता है और तू आंखें बंद करके आ जाता है, तो तेरे को शर्म नहीं आती? बुरा मत मानिएगा, हमें आदत पड़ गई है चुप रहकर सब कुछ सहने की। मेरे पिताजी ने कहा बेटा चुप रह के सहने की आदत है तो फिर शिकायत मत करना, फिर बोलना नहीं बेटा। फिर चाहे आम खट्टे हैं, चाहे मीठे हैं, चाहे कड़वे हैं, फिर मन करता है तो खा ले, तो चुपचाप घर में बैठ। या फिर व्यवस्थाओं को बदलने की ताकत रख, उन व्यवस्थाओं को इतना मजबूत कर दे कि वो बदल जाए। बस मैंने ये रास्ता चुना साहब। मैं चाहता तो मीडिया के माध्यम से चुपचाप साइड में होकर चुपचाप खाता रहता, सब कुछ करता रहता, बात खत्म हो जाती। पर मुझे वो गवारा नहीं था। मुझे लगा कि जाएंगे तो कुछ करके जाएंगे, जाएंगे तो कुछ करके जाएंगे। वो भगत सिंह जी वाली कहानी याद आई कि अगर मैंने नहीं किया तो मेरी पीढ़ी आगे बोलेगी कि मेरा बाप नालायक था, साला कुछ करके नहीं गया। आज अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अगर कोई लड़ता तो आज हम इस समस्या में नहीं होते। तो यही कहानी है सर। आप इस बात को बड़ी मान लीजिए, छोटी मान लीजिए, मेरी सोच मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। मैं पता नहीं इस बात को प्रूव कर पाऊंगा अपनी जिंदगी में, नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन आप इस बात को खुद को प्रूव कर पाए नहीं कर पाए, ये तय कर लीजिए, ये आपको तय करना सर।